नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीनिया शाला के सबसे पहले एपिसोड में। ये एक सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है, ये एक कन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सिर्फ अपने ओपिनियंस नहीं बट पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे। आज का सवाल बहुत सिंपल है। राष्ट्र का निर्माण कौन करता है? गवर्नमेंट, लीडर्स, टीचर्स या हम सब? और अगर हम सब, तो सबसे बड़ा रोल किसका है? गेस कर सकते हैं? ऑब्वियसली यंग जनरेशन का। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज श्री आलोक शेंदे जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग टुडे। नमस्कार। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और विनोद जी, गुड इवनिंग। नमस्कार। थैंक यू फॉर joining me in this particular session, and very much congratulations that we are going first time on air with this topic. Yes. थैंक यू सो मच सर, आई थिंक वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। इससे पहले भी हमारी एक आध बार मुलाकात हुई इसी तरह के वेबिनार्स में। उसमें सर आपके थॉट्स मुझे इतने इंस्पायरिंग लगे। मैं अभी लिटरली आपका योगा वाला Yes. जो सेशन था उस समय का, मैं लिटरली कोशिश कर रहा हूँ कि मैं योगा करूँ, क्योंकि आपकी जो Great. एक एक बातें थे उसमें मुझे हिट करी और मुझे लगा कि हाँ, मैं भी 30 का हो रहा हूँ, मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी हो रहा है कि मैं योगा एंड फिटनेस पे ध्यान दूँ। तो थैंक यू सर फॉर द हाईलाइट। एंड हम आज भी मिल रहे हैं इस टॉपिक पे। डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग आज का कम्युनिकेशन रहेगा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण और यंगस्टर्स के ऊपर है ये। ठीक है सर, मैं Great. बहुत सिंपल और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। आज का इंडिया को अगर आप एक सेंटेंस में डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे सर आप? और कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटी साथ साथ चैलेंजेस हमें इंडिया में आज के टाइम पे देखने मिल रहा है? विनोद जी, अगर हम भारत को एक सेंटेंस में डिफाइन करना चाहें तो भारत जो है युवाओं का देश है। आज हमारी 140 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है, जिसमें हमारे पास 60% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो युवाओं की है। तो भारत एक युवाओं का देश है। और भारत के साथ जैसे कि हमारे साथ चैलेंजेस हैं, तो भारत के साथ चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी हैं। तो हम दोनों के बारे में बात कर सकते हैं। तो बीइंग अ पॉजिटिव नोट, हम पहले अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे और देन वी विल कम टू द चैलेंजेस। सो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। जब हमारे पास युवा है तो युवा का मतलब होता है ऊर्जा। हमारे पास ऊर्जा बहुत सारी है, बहुत सारी एनर्जी है। और वो एनर्जी जो है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करती है, हमारे लिए वो एक शक्ति का काम करती है। वो शक्ति हमें किसी ऐसे डायरेक्शन में या ऐसे आउटकम तक ले जा सकती है, ऐसी मंजिल तक ले जा सकती है जहां पे हम जाना चाहते हैं। और सदियों से भारत का सपना रहा है विश्व गुरु बनने का, विश्व में विश्व का नेतृत्व करने का। विश्व गुरु से मतलब ये नहीं है कि हम विश्व को पाठ पढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम विश्व का नेतृत्व करें। तो हम्म। नेतृत्व करना, विश्व में नेतृत्व करना, और नेतृत्व क्यों करना है, तो नेतृत्व करने के पीछे जो भावना है वो बहुत सिंपल भावना है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था। और आज हम हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और जो हमारी लीडरशिप है वो हम्म। भी कहती है, और हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं हम्म। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी अच्छा देखें, सभी स्वस्थ रहें, और किसी के ऊपर भी दुख ना आए, और सभी जगह पे शांति बनी रहे। तो यही भारत का संदेश है और यही भारत चाहता है। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे युवा इस दिशा में काम कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम वहां पे काम करें। ओके। चैलेंजेस क्या हैं? तो चैलेंजेस हमारे पास हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हम्म। उन रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करना है, कैसे उन्हें मल्टीप्लाई करना है, और कैसे हम उन रिसोर्सेज के साथ में अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हम्म। वो हमारे लिए चैलेंजेस हैं। हम्म। तो ये कुछ मुझे चैलेंजेस लगते हैं, जैसे कि बेसिक चैलेंज है कि हमारे पास अभी जो हमने रिसेंटली हमने देखा कि ऑयल एंड गैस, दिस हैज बिकम अ चैलेंज। तो बेसिकली बोला जाए तो एनर्जी सेक्टर इज अ चैलेंज फॉर अस, जहाँ पे हमें बहुत सारे काम करने की जरूरत है। फिर हम्म। दूसरी चैलेंज हमको दिखती है कि हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके ऊपर बहुत सारे काम करने की जरूरत है। तीसरा चैलेंज दिखता है कि हमारा सोशल इकोनॉमिक और एक सोशल बैलेंस जो है उसको बनाने के लिए काम करने की जरूरत है। तो ये तीन एरिया है जहाँ पे चैलेंजेस बहुत सारे दिखते हैं। और हम्म। उन चैलेंजेस को काम करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, हम्म। जिसको हम युवा कहते हैं। राइट। जी। एब्सोल्युटली सर।
टू द पॉइंट कि रिसोर्सेज का चैलेंज तो हमें है। इतनी बड़ी आबादी है, राइट। इंडिविजुअली भी अगर हम चाहे, सरकार भी चाहे, एक संस्था भी चाहे, तो इतनी सारी आबादी को इतने सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करना आसान नहीं है। एंड बिल्कुल ही एनर्जी और रिसोर्सेज का राइट यूज़ और नए नए रिसोर्सेज का इजाद कर पाना बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है हमारे देश के लिए। सर, अभी जब बात हमारी ऊर्जा की निकली है, आपने जस्ट ऊर्जा के बारे में बात किया कि यूथ यानी ऊर्जा, राइट। तो आज के यूथ को देखकर आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और जोड़ दूंगा, और सबसे ज्यादा किस बात की चिंता होती है आज के यूथ को देख करके? सबसे ज्यादा अच्छी बात ये लगती है कि आज का जो हमारा युवा है हम्म। वो तकनीक में बहुत आगे, वो ओके। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, वो टेक्नोलॉजी पे बिलीव करता है, हम्म। वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है और वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है कि ऐसा क्यों है, हम्म। और वो डेप्थ में जाना चाहता है। तो हमारे युवा का एक अप्रोच जो है वो तकनीक के बारे में है। हम्म। दूसरा, उसका अप्रोच क्यूरियोसिटी के बारे में, कि वो जानना चाहता है, वो समझना चाहता है कि ऐसा क्यों है, और हम्म। उसके लिए वो मेहनत करना चाहता है। हम्म। हम्म। और रही बात युवा के साथ चैलेंज की, तो युवा के साथ हमेशा चैलेंज होता है गाइडेंस का। एक हम्म। कॉमन चैलेंज होता है गाइडेंस का। उन्हें अच्छे गाइड्स की जरूरत है, उन्हें अच्छे काउंसलर्स की जरूरत है, उन्हें अच्छे लोगों की जरूरत है जो उनका मार्गदर्शन कर सके। हम्म। तो हम्म। वो उसकी एक हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। समाज में दोनों तरीके के लोग होते हैं, हम्म। जो लोग काम करते हैं और जो लोग काम कैसे करना है ये बताते हैं। तो हम्म। हमें इस दो तरीके के चैलेंज आज हमको दिखते हैं बिल्कुल। के बारे में, कि युवा जो है उसके चैलेंजेस क्या हैं, हमने डिस्कस किया था। राइट। तो युवा के बारे में चैलेंज यही है कि हम एक तो गाइडेंस जो है वो युवा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम्म। Yes. करेक्ट। तो सर बिल्कुल, ये चिंता तो गाइडेंस की रहेगी ही। बिल्कुल। और अभी वो गाइडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ रही है। जैसे हम्म, जैसे मैं ऑफ टॉपिक इससे जाऊं तो 10 साल पहले एआई नहीं था। 20-25 साल हाँ पहले अगर हम जाए तो कंप्यूटर नहीं था सर, राइट। तो जो एक तो जनरेशनल गैप इतना ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है कि मेरे पापा हम्म, मुझे नहीं सिखा सकते टेक्नोलॉजी के बारे में। शायद मैं अभी तो एआई के बारे में थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा हाँ लग रहा है कि मुझसे जो 5 साल लोग बड़े होंगे वो शायद उनके बच्चों को एआई के बारे में नहीं समझा पाएंगे, राइट। तो हर बार ये हाँ चैलेंज तो हमें आता ही था पहले, बट अब वो गैप बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। जैसे हर जनरेशन बोलते हैं कि हमारे ज़माने में ये अलग होता था, हमारे ज़माने में वो अलग होता था। वो तारक मेहता का भिड़े का किस्सा आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो हमेशा बोलता है कि हमारे ज़माने में। तो क्या सर सच्ची में जेनजी अलग है, या फिर बस ये टेक्नोलॉजी की बात है जो ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है? तो बेसिकली जेनजी हम जिन्हें कहते हैं, तो हम्म। जेनजी इज अ जेड जनरेशन विच हम्म। इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अवर actual youth which is around the age of between 20 to 30 years right now. हम्म। और जो ये एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप में हमारा जो लर्निंग एबिलिटी है, जो हमारी ग्रेस्पिंग पावर है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत फास्ट है। ज्यादा से कहने से अच्छा होगा कि वो बहुत फास्ट है। और वहां पर वो जो चीजें सीख रहे हैं और वो जो चीजें को रिलेट कर पा रहे हैं, अभी हमारे पास सीखने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हो गए हैं, रिसोर्सेज बहुत हो गए हैं। हम्म। पहले रिसोर्सेज अगर हम बात करते हैं पुराने समय की, जहां पर अगर हम 50s की बात करें, तो 50s टू 70s या 80s तक हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो हम्म। केवल पढ़ने वाले रिसोर्सेज थे, जहाँ पे हमारी बुक्स जो है, हम बोलते भी हैं कि बुक्स आर द वेरी रियल फ्रेंड्स फॉर एनीवन। तो बुक्स जो होती थी वो हमें गाइड करती थी, बुक्स जो होती थी वो हमें बताती थी पढ़ने के लिए। उसके बाद में आया कि टीवी हुआ, सिनेमा हुआ, वहां से लोगों ने सीखना शुरू किया, लोगों ने देखना शुरू किया, उसको वहां से कॉपी करना शुरू किया। और उसके बाद में आया मोबाइल का एज। तो मोबाइल के एज पे हमने काम किया। मोबाइल में देन वी केम टू द स्मार्टफोन्स। तो स्मार्टफोन्स में हमें बहुत सारे डेटा मिलने लगे। नाउ वी आर लर्निंग फ्रॉम ए लॉट ऑफ एप्स, है ना। मुझे कुछ सीखना है, मुझे कोई लैंग्वेज सीखनी है, तो एप्स देख लेता हूँ, ऐप से जाता हूँ। तो हम ट्यूटर की बजाय ऐप पे बिलीव करते हैं, हम किसी से पूछने के बजाय हम गूगल मैप्स पे बिलीव करते हैं। हम धीरे धीरे हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उसके पास जो डेटा है वो बहुत बड़ा डेटा है, और यूथ जो है उस डेटा को इजिली
एक्सेस कर पा रहा है। हम्म, तो हमारा जो यूथ है, जो हमारी जेंजी जनरेशन है, वो उस डेटा को यूज करके, उस डेटा को देख के, उस पे काम करके, हम्म, और उस काम को, उसको समझ के बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे ध्यान दे रही हम्म, है। सपोज करता हूँ कि मैं किसी एक टॉपिक के ऊपर, मुझे अ, मुझे किसी प्लांट पे जाना है, सपोज किसी इंडस्ट्री पे जाना है, मुझे किसी कस्टमर से डिस्कस करना है। हम्म, तो मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ रेफरेंस फ्रॉम द माय ओल्ड प्रेजेंटेशंस और माय ओल्ड हम्म, बुक्स और माय ओल्ड फाइल्स, हम्म, आई प्रेफर टू हैव अ क्विक रेफरेंस फ्रॉम द एआई। जेमिनी चैट हो गया, चैट जीपीटी हो गया, या कोई भी एक मॉड्यूल हो सकता है। उस मॉड्यूल पे मैं जाता हूँ, वहां से तुरंत मैं हम्म, अपना रेफरेंस खोजता हूँ, उसे थोड़ा सा क्विक लर्निंग करता हूँ, हालांकि मुझे पता है कि जो मुझे क्या बात करनी। तो हम्म, ये जेनजी में ये और फास्ट है, और उसका वो पूरा एडवांटेज ले रहे हैं, हम्म, और एआई की मदद से वो नई नई चीजें डेवलप कर रहे हैं। तो उनके स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, उनकी बातों को इम्प्रूव कर रहे हैं, उनकी हम्म, टैलेंट को और अच्छा उसको डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है जो जेंजी आज की डेट में हमारी उस जनरेशन में एआई का टूल्स का यूज कर रही है। हम्म, तो दिस इज गुड फॉर देम। थोड़े हम्म, से इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो अगर हम नुकसान की बात करें, तो ज्यादा डीप उसमें जाना, ज्यादा बिलीव करना, अल्टीमेटली वहां पे जो चीजें दी हुई हैं वो हम्म, किसी रेफरेंस से ही आई हुई है। तो हम्म, बहुत ज्यादा डीप करना या बहुत सारा उसी पे बिलीव करना, जैसे हम्म, कि होता है कई बार कि हम गूगल मैप हमें किसी गलत जगह पे पहुंचा देता है। हाँ, तो सही। कई बार दुर्घटनाएं भी हुई हैं उसकी वजह यस, से। तो यस। ऐसा होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर लेंगे, तो कहीं पे हमें हमारा कॉमन सेंस, हमारा लॉजिक, हम्म, हमारा इंटेलिजेंस, और हम्म, साथ में एआई का इंटेलिजेंस, दोनों को मिक्स करके हमें एक व्यवहारिक तौर पे, एक प्रैक्टिकल वे में उसे अप्रोच के साथ हमें यूज करना होगा। तो बिल्कुल। दिस इज समथिंग विच इज गुड एंड बैड अबाउट एआई विद जेनजी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, जैसे आपने मेंशन किया टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल। जैसे अभी कुछ महीनों पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने एआई, चैट जीपीटी हर चीज़ के लिए यूज़ ही करने लग गया। नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन करना है तो दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, चैट जीपीटी में डाल रहा है कि हाँ ठीक है, 147 × 36 कर लो ऐसा मल्टीप्लीकेशन। तो एआई दे दे रहा है, मुझे मेल करना है, मैं उसमें टाइप कर दे रहा हूँ कि एक ऐसा मेल दे दो, वो मेल बना के दे दे रहा है। मैंने फिर धीरे से नोटिस किया कि मुझे अगर सोचना पड़ रहा है बैठ कर किसी टॉपिक पे, मुझे सोचना है, मैं सोच ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो फिर मैंने बोला हाँ। नहीं, ये तो ओवर डिपेंडेंसी हो रहा है एआई के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर। और लाइक यस। जस्ट आपने जो मेंशन किया कि ओवर डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी हमें हमारे कॉमन सेंस, हमारा क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी और ये सारी चीज़ों को बहुत इफेक्ट करने वाला है। तो बहुत इफेक्टिव। इसी के साथ मैं दूसरे क्वेश्चन पे आऊंगा कि जेन से रिलेटेड ही है कि जेंजी आजकल एआई यूज कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है, कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनका फैशन बहुत अलग है मिलेनियल्स और हाँ। बूमर्स से, राइट। और वो पहन के कॉन्फिडेंट भी हैं, जैसे आप निकल जाइए शहरों में कहीं भी चले जाइए, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई है। तो आई थिंक क्या जेंजी को ज्यादा फ्रीडम मिल गई है या फिर हम प्रेशर ही नहीं दे रहे उन्हें? बेसिकली देखिए, फ्रीडम तो जो है, आपका क्वेश्चन, मैं एक बार उसको फिर से आर्टिकुलेट करूंगा अपनी हम्म, लैंग्वेज में, कि हम्म, द थिंग इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, इट इज द फ्रीडम व्हाट जेनजीज आर ड्राइंग फ्रॉम द टेक्नोलॉजी और बाय द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। और उसमें क्या वो सही है या वो गलत है, या उसमें कुछ एक कंट्रोल की जरूरत है, कंट्रोल बिहेवियर। हम्म, हम्म, बेसिकली फ्रीडम तो जो है ये नेचर से आती है। ठीक है, हम्म, फ्रीडम हम रोक नहीं सकते किसी की। हम्म, अगर हम बात करें फिर से पुराने समय से लेके अभी तक के डेवलपमेंट की, तो हर पीढ़ी के साथ में फ्रीडम बढ़ती गई, हम्म, कपड़ों की चॉइस बढ़ती गई है, हम्म, थॉट प्रोसेस बढ़ता गया है, हम्म, और बिहेवियरल जो एटीट्यूड होता है वो भी अलग अलग होता गया है। हम्म, बट जेंजीज को अगर हम आज की जनरेशन को देखें, तो हमें बहुत सारे चेंजेस भी दिखते हैं जिसमें वो काफी गंभीर भी हैं। हम्म, आप एक जेंजी को देखिए कि अगर वो गाड़ी चलाता है, तो ही फॉलोज द ट्रैफिक रूल। ओके, मैंने कई बार देखा है कि हम्म, वो इमीडिएटली सीट बेल्ट लगाते हैं, हम्म, वो ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। ठीक हम्म, है, वो जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस नहीं करते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग के पहले रुकते हैं, स्टॉप लाइन पे रुकते हैं। हम्म, सो ये जेंजीज में दिखता है। ठीक है। तो हम्म, यहाँ पर जहां पर हमें एक सिविक सेंस की जरूरत है, जहां पे हमें एक हमारी जिम्मेदारी की जरूरत है,
हमें एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे जो हमें करना चाहिए वो करने की जरूरत है, तो वो बिल्कुल हमें जेनजीज के बिहेवियर में दिखता है। हम्म। हाँ, ये जरूर है कि हम बोल सकते हैं कि कपड़ों की चॉइस बदल गई है, फैशन बदल गया है, हम्म। लोगों के पहनने ओढ़ने का तरीका बदल गया है। हम्म। मैं इसे इस तरीके से देखता हूँ विनोद जी कि हमारा तरीका नहीं बदला है, हमारे पास ऑप्शंस बढ़ गए। ओके। अगर आप याद करेंगे तो हम्म। आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले हम्म। आप एक ही दिन में कितने बार कपड़े बदलते थे? एक आध बार बहुत ठीक था। है है ना? आप ऑफिस जाने के लिए कपड़े चेंज करते थे और घर आके जो चेंज करते थे बस वो वैसा ही रहता था। करेक्ट। बट आज आप सुबह जब उठते हैं तो आप जो कपड़े पहने होते हैं वो चेंज करते हैं और आप गार्डन या जिम जाते हैं। वहां से आते हैं, फिर आप अपने ऑफिस के लिए प्रिपेयर होते हैं तो आपका ड्रेसिंग चेंज हो जाता है। वहां से आते हैं, अगर आपको फ्रेंड्स के पास जाना है तो आप कपड़ों की चॉइस बदल जाती है। फिर अगर आपको घर आके रेस्ट करना है देन अगेन यू चेंज। सो हमारे पास ऑप्शन बढ़ गए। जहां राइट। पे ऑप्शन बढ़ गए हैं, वैरायटी हो गई है, तो नेचुरली लोग उस फ्रीडम का फायदा उठाना ही चाहिए। और जहां पे जो योग्य है, जहां पे जो डिजायर्ड है, जो चीज वहां पे जहां सूट करती है, फिट फॉर द इवेंट, वो चीज वो करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो वहां पे वैसा पहनावा वो पहनते हैं। तो मुझे लगता है कि जो फ्रीडम है वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास अब ऑप्शंस बहुत हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज, अगेन ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, तो वहां पर उसका फुल यूटिलाइजेशन वो कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है क्योंकि अब ट्रेंड्स भी आया है, जैसे अगर आप देखोगे कि शादी ब्याह में, मैं देखता था पहले शादी जब किसी की होती थी तो लोग प्रेफर करते थे टाई, सूट कोट पहनते थे, पैंट शर्ट पहनते थे बढ़िया। लेकिन अब आप देखिए शादियों में मोस्टली लोग जो है वो कुर्ता पैजामा पहनेंगे, शेरवानी पहनेंगे लड़के, लड़कियां जो हैं या महिलाएं जो हैं वो पारंपरिक परिधान पहनेंगी, घाघरा चोली हो गया, साड़ी हो गया। सो आपको दिखेगा कि वहां पर एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो वहां पे हमारे भी परिधान चेंज हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम वो चीज कर पा रहे हैं, तो राइट। ये फ्रीडम तो बहुत अच्छी है करेक्ट मेरे करेक्ट। हिसाब से। I think very positive outlook, आलोक जी। Something on कपड़े जैसा रहन सहन और पहनावे के बारे में, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। यस। अब इसी के साथ जैसे हम फ्रीडम की बात कर रहे थे, तो ये जनरेशन का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हाई लेवल है। जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम भी काम करते हैं, तो बिल्कुल जिस तरह से वो लोग देखते हैं कंपनी को, जॉब को, अपने करियर को, खुद को प्रायोरिटाइज हाँ करने को, वर्क लाइफ बैलेंस को, ठीक है। अब ये सारी जगह पे तो वो लोग बहुत ओपन है, राइट। बट दूसरी जगह जहाँ पे स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है, ओके, जहाँ पे ह्यूमन कनेक्शन वो नहीं बना पा रहे हैं, जहाँ पे वो लोग हाँ आइसोलेशन में रह रहे हैं, तो ये भी तो प्रॉब्लम्स है ना। तो आप हाँ, इन ये सारी ये चीजों को कैसे चैलेंज देखते आ हैं? रहा है। हाँ हाँ। यस। सो ये एक चैलेंज हमको दिख रहा है, हमको हम्म। दिख रहा है कि हम हम्म। बहुत ज्यादा हम बहुत ज्यादा नॉलेज जो है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है, हमारा सोशल ग्रुप जो है, हम्म। हमारे पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पे हमारे हजारों में दोस्त हैं। किसी को हम्म। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से बहुत है, लेकिन एक्चुअल में जब मुझे जरूरत है तब हम्म। मेरे साथ में कौन खड़ा है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, फिजिकली मेरे पास कौन अवेलेबल है, तो ये एक चैलेंज है। और साथ में इसके बाद क्या होता है कि हमारे को लगता है कि अगर हम सोशल मीडिया पे या हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ सब कुछ सही हो रहा है तो वही सब कुछ हमारे लिए सही है। और एक्चुअली इससे थोड़ा सा डिफरेंट है वर्ल्ड। जो हम्म। हमें चेंज करना है वो फिजिकली चेंज करना है। इफ आई विल keep turn on my screen in a green place, if I will keep my display as a green color, so my earth is not going to be green. I have to put a plant and I have to water it properly. I have to make it sure that it is growing. और हम्म। तभी मैं उस चीज को चेंज कर पाऊंगा। तो हम्म। जहां पे मुझे फिजिकली अवेलेबल होने की जरूरत है, जहां पे मुझे वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, हम्म। वहां पे मुझे समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसमें रिक्वायरमेंट है। हम्म। आज एक बहुत कुछ बेसिक चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं एक सिंपल चीज है फूड। तो अभी क्या होता है कि फूड, पहले हम देखते थे कि फूड मतलब घर पे खाना पकाना ये एक टफ जॉब नहीं हुआ करता था। खाना पकाना है, झटपट तैयार हो जाता था, हमें पता होता था कि हम कैसे खाना बनाएंगे, क्या रेसिपीज हैं जो इमीडिएट इंस्टेंट भी बन जाती थी।
हम्म। लेकिन अब क्या होता है कि अब हम वो नहीं सोचते हैं। आज की जनरेशन सोचती है कि मैं फट से जोमेटो में ऑर्डर कर देता हूँ, आ जाएगा। तो हम्म। वो जो कनेक्शन था फूड के साथ, एक पैशन था, एक लव था, हम्म। एक उसमें से एक फीलिंग आती थी, वो हम्म। कहीं ना कहीं हमारी जो है वो चेंज हो रही है। मैं हम्म। ऑर्डर कर देता हूँ खाना, खाना आ जाएगा। बट करेक्ट, करेक्ट। कैसी क्वालिटी का खाना आ रहा है, क्या आ रहा है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हम्म। ये एक चेंज आ रहा है। इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं हम्म। किसी भी बिजनेस को मना नहीं कर रहा हूँ, एवरी बिजनेस इज गुड। बिकॉज हम्म। कई बार हम इमरजेंसी में होते हैं, तब वो बहुत अच्छी चीज है। बट हम्म। वो हमारी प्रैक्टिस में आ जाता है, जब हम वो हमें उसे ही प्रैक्टिस बना लेते हैं, वही हम्म। हमारा मेन रूटीन में आ जाता है, तो वो गलत है। ये मेरा कहना, उस पर इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है। हम्म। सेकंड क्या है कि आप देखिए कि पहले क्या होता था कि हम ऑफिस से घर आते थे और हम्म। घर के कामों में बिजी हो जाते थे। हम्म। और घर के कामों में बिजी होते थे, तो जो हमारा ऑफिस का एक स्ट्रेस लेवल था, वो स्ट्रेस वहां पे बर्स्ट हो जाता। हम्म। बट अब क्या होता है कि हम वो ऑफिस को घर पे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमें तो खाना बनाना नहीं है, तो करेक्ट। हमारे पास तो कुक फूड आ रहा है। या हम्म। हमें परचेसिंग करने भी नहीं जाना है, हम्म। हम मार्केट भी नहीं जा रहे हैं, ना सब्जी खरीदनी है, ना ग्रोसरी खरीदनी है, कुछ यस। नहीं खरीदना है। तो कुल मिला के क्या है कि सर्विसेज और ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। तो ये जो ऑनलाइन हम होते जा रहे हैं, हर चीज के लिए ऑनलाइन डिपेंडेंसी हमारी बढ़ते जा रही है। ये कहीं ना कहीं हमें एक्सप्लोर करने के लिए, हमारे स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए, हमें और उसमें डेवलप करने के लिए खुद को। इवन हम देखते हैं कि हम जब खाना बनता था घर में, आप देखिए, आपके घर में अगर कोई बहुत अच्छी डिश बनी है, तो उसकी खुशबू जो है पूरे मोहल्ले में पहले चले आ जाती थी। जाते। यस, यस। है ना? तो यस। कभी कभी ऐसा भी होता था, जब हमारे मोहल्ले के पीछे बहुत अच्छे, अरे क्या बनाया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही, वो भी एक आदमी आ जाता था खाने। तो हमारे राइट। इंटरपर्सनल रिलेशन जो है, इंटरपर्सनल रिलेशन है, वो भी बहुत अच्छे डेवलप होते थे। बहुत स्ट्रांग हम होते थे। लोगों के यहाँ चाय पीने के लिए चले, एक बहुत अच्छी एड आती है, आपने देखी होगी, हम्म। टीवी पे भी आती है, किसी टी कंपनी के, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो चाय की खुशबू दूसरे के घर में जाती है, तो वो बहुत। चाय के बहाने उनके घर आ जाता है। राइट, तो ये एब्सोल्युटली। कुछ चीजें हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। हम्म। तो हम्म। इन चीजों को जोड़ना हमारे एक सोशल रिक्वायरमेंट के लिए, एक सोशल फूड के लिए, हमें सोशल कनेक्ट के लिए बहुत जरूरी है कि हम्म। हम इस तरीके से हर चीज 100% ऑनलाइन, थोड़ा यूज अच्छा है, बट हर चीज 100% ऑनलाइन हम करने लगेंगे, तो हम्म। ये हमारे लिए एक चैलेंज होने वाला है फ्यूचर। एब्सोल्युटली। जैसे फूड वाली बात आपने बताई, मुझे लग रहा है स्टार्ट तो ये इमरजेंसी फूड के लिए ही हुआ था, बट हाँ हाँ हाँ। हम एज अ ह्यूमन, और वो कंपनी भी एज अ एज अ बिजनेस, उनका भी काम इसी तरीके से है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैबिचुअल कर दे। और एंड हाँ ऑफ द डे आप उनका चैलेंज खाने से नहीं है, मतलब उनका चैलेंज है कि होम कुक्ड फूड से उनका चैलेंज है। तो बिजनेसेस हाँ होम कुक्ड फूड से compete कर रहे हैं। तो वो ऑफर देते हाँ हाँ। हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि आप वो घर का टेस्ट से ज्यादा बाहर का टेस्ट अडाप्ट कर लें। And जैसे ही वो एक जी। नोटिफिकेशन आए, आप क्लिक करें और ऑर्डर करें। सो यस, एंड डेफिनेटली आपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करी, एक छोटी छोटी नुआंसेस कैसे वो हमारे पड़ोसी के रिलेशनशिप्स और बाकी सारी चीजें गवर्न करते हैं। सो यस, वेरी मच रिलेटेबल एंड जो हो रहा है आज के टाइम पे। हाँ हाँ एक हाँ हाँ। एक चीज जो मुझे यहाँ पे, आपने एक सिविक सेंस की थोड़ा टाइम पहले बात की थी कि जेनजीज जो है वो थोड़े से और वोक हैं, उनको पता है क्या राइट है, वो ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करते हैं, वो जेब्रा क्रॉसिंग पे रुकते हैं, ठीक है। अभी जेनजी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सिविक सेंस पे और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे थोड़ा जाएंगे हम। तो हम राइट्स की तो बहुत बात करते हैं कि हमें राइट टू वोट होना चाहिए, हमें राइट टू स्पीक होना चाहिए, राइट टू स्पीच होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस वी ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर आवर राइट्स। लेकिन हम ड्यूटीज की बातें इतनी नहीं करते। तो अगर मैं पूछूं कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का मतलब क्या होता है, सो यस, आपका क्या थॉट है इस पे? Yes, very correctly you said that कि there are two different things, rights and duties, and a responsible citizen. करेक्ट। सो कोई भी कंट्री, कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, तो राष्ट्र जो है वो भावना से बनता है। अगर हम राष्ट्र को शब्दार्थ की बात करते हैं, हम्म। तो हम्म। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ, मैं इन्हीं तीनों पे बात करूंगा, बट थोड़ा मैं आपको अलग तरीके से समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ हम्म। कि डेप्थ में ले जाने की। हम्म। कि हम बात करते हैं राष्ट्र की, जो हमारा टॉपिक भी है, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। हम्म। तो राष्ट्र की जब हम बात करते हैं, तो राष्ट्र ये शब्द का एक्चुअल शब्दार्थ जो है वो स्टेट, नेशन या राज्य नहीं है।
ओके। क्योंकि स्टेट, नेशन, राज्य, देश, ये जो है ये हमें एक भौगोलिक सीमा के बारे में बताता है, हम्म। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के बारे में बताता हम्म। है। राष्ट्र जो है उससे एक स्टेप आगे बढ़ के, राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती हम्म। हैं। तो जो भावना है, जैसे हम बात करते हैं मकान और घर, तो मकान और घर में क्या डिफरेंस है कि मकान एक एंटिटी है, एक एसेट है, हम्म। जो कि जिसको हम एक एसेट बोल सकते हैं, जिसकी एक वैल्यू हो सकती है, हम्म। जिसको हम डिजाइन किया हुआ बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे एक मकान बना हुआ है। हम्म। लेकिन जब हम उसमें रहने लगते हैं, अपनी फीलिंग्स ऐड करते हैं, अपने कलर्स ऐड करते हैं, अपने फ्लेवर्स ऐड करते हैं, तब वो घर बन जाता है। तो हम्म। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम किसी कंट्री की किसी जियोग्राफी में रहते हैं, और हम्म। उस जियोग्राफी में जब हम वहाँ की संस्कृति और वहाँ के कल्चर को ऐड करते हैं, और हम्म। जब हम वहाँ के कल्चर के साथ आत्मसात हो जाते हैं, आत्मसात मतलब हम इंटीग्रल हो जाते हैं। हो जाता है। तो जब हम उसके साथ इंटीग्रिटी जब हमारी उसके साथ जुड़ जाती है, हमारी भावनाएं जब उसके साथ जुड़ जाती है, हम्म। और जब वो भावना जुड़ जाती है, तो वो हमारे लिए राष्ट्र बन जाता है। और हम्म। यही राष्ट्र जो है, यही जो देश और राष्ट्र के बीच में यही जो फर्क है। तो हम्म। राष्ट्र हमें ये कहता है कि हमें काम करना ये मजबूरी नहीं है, ये काम करना हमारी ड्यूटी है। जैसे हम्म। हमारे घर को साफ रखना, ये हमारे लिए घर के लिए कोई काम नहीं है, हम्म। हमें घर के लिए वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारी ड्यूटी है। हम्म। उसी तरीके से देश जो है उसके लिए हमारी ड्यूटीज आर डिफरेंट, और सिविक सेंस आर डिफरेंट, तो हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफरेंट। हम्म। तो हम बात करते हैं कि ड्यूटीज जो है, वो ड्यूटीज जो है, जैसे कि हमें, एक देश है, उस देश के अंदर में, उस राष्ट्र के अंदर में उसकी सुरक्षा एक ड्यूटी है, हम्म। उसकी शिक्षा एक ड्यूटी है, वहां पे लोगों को शिक्षा देना, वहां अच्छी बातें बढ़ाना। हम्म। स्वास्थ्य जो है यह भी हमारे कर्तव्य है, ड्यूटीज में आते हैं। हम्म। और उसके साथ में जब हम काम कर रहे हैं, जब हम चीजों को कर रहे हैं, तो उसको हमें पूरी ईमानदारी के साथ करना और लोगों को डिलीवर करना। और जब हम ये चीजें फ्लेवर्स उसमें ऐड करते हैं, तो वो हमारी ड्यूटी बन जाता है। वो जो काम है, हम्म। शिक्षा प्रोवाइड करना शिक्षक करेगा। करेक्ट। लेकिन जब शिक्षक वो जो शिक्षा प्रोवाइड करेगा, जब टीचर वो शिक्षा प्रोवाइड करेगा, हम्म। जब वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा अपने स्टूडेंट्स को, तो हम्म। वो केवल शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहा है। हम्म। तो उसके स्टूडेंट्स जो है वो सीखेंगे केवल शिक्षा, की किताब में जो दिया है उतना ही नहीं। हम्म। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है, ऐसा कहना एक अलग मैटर है। हम्म। लेकिन गंगा नदी को अगर वो एक्सप्लेन करके बताते हैं कि गंगा नदी को हम सबसे पवित्र और महान क्यों समझते हैं, हम्म। इसका उद्गम कहाँ से होता है, उसका अंत कहाँ से होता है, और कितनी बड़ी आबादी इसके साथ जुड़ जाती है, और हम्म। कितना सारा कल्चर है वो जो गंगा नदी देखती है, सिविलाइजेशन देखती है, कितनी पॉपुलेशन को फीड करती है। तब हम्म। हम उस गंगा नदी के साथ शिक्षक को समझेंगे कि उसने अपने कर्तव्य की पूरी पूर्ति की है। उसी हम्म। तरीके से हमारे देश के रिसोर्सेज के बारे में जब वो बताते हैं, तो वो हमको समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पे हमारा कर्तव्य है। तो हम्म। ये जो ड्यूटीज हैं, ये ड्यूटीज जो हैं वो हमें देश के साथ जोड़ती है। वो हम्म। हमें उस देश के साथ उन ड्यूटीज को जब हम पूरा करते हैं, तो उसके साथ में हमें, हमारे को क्वेश्चन मार्क नहीं आता है कि हमें क्यों करना है। एक एग्जांपल देता हूं मैं इसका। हम्म। जापान के अंदर में हम्म। आपने सुना होगा कि हम्म। जब लोग मैच देखने के लिए जाते हैं, तो हम्म। जापान में पॉपुलेशन कम है, उनके यहाँ हर चीज के लिए अलग आदमी डिफाइंड नहीं है, नहीं है। जो कुछ है सब लोग मिलजुल के करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जब वो मैच देखने के लिए जाते हैं, तो जनरली ये लोग एंजॉय करते हैं, कुछ हम्म। ना कुछ हमारे हाथ से इधर उधर चीजें गिर जाती है, स्क्रैप होती है। हम्म। तो वहां पर जब उन लोग स्टेडियम से बाहर निकलते हैं, तो उसके आसपास का जो कचरा है वो पहले वहां पे साफ कर लेते हैं, हम्म। और वो साफ करके उसको गार्बेज बैग में भर के, मतलब आपको 10 से 15 मिनट बाद जब स्टेडियम खाली होगा तो दिखेगा नहीं, समझ हम्म। में नहीं आएगा कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैच हुआ, हम्म। इतना वो साफ दिखेगा। तो मैच देखने जाना, मैच का टिकट लेना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिविक सेंस में आएगा, या ये एक उसको हम बोल सकते हैं कि उसकी जिम्मेदारी है वो हम्म। लेना। हम्म। बट जो जो उसने साफ सफाई की, वो उसको कंप्लीट करता है, और वो एक एज ए सिविक सिविक ड्यूटी में आ जाता है, कर्तव्य बोध में आ जाता है कि हम हमारे देश को साफ सुथरा रखने के लिए काम कर रहे हैं। तो Right. ये एक डिफरेंस है, ये एक डिफरेंस है जो कि हम हमारे देश में भी देखेंगे, या हम्म। राष्ट्र में किसी में भी ये होना चाहिए। और इसमें युवाओं की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म। क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा फोर्स पॉपुलेशन का सबसे बड़ा पार्ट वही है, और हम्म। इसलिए युवा इसमें जुड़ना चाहिए। तो ये मुझे लगता है। बहुत जो आपने जापान का एग्जांपल दिया, ऐसे ही मैं एक वीडियो देख रहा था। उसमें इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर जो जो वीडियो था उसमें
जो यूट्यूबर है उसने इंडिया साइड का दिखाया था जस्ट दीवार के इस तरफ, और फिर उसने नेपाल साइड का दिखाया था। अब इंडिया नेपाल के ऑलमोस्ट कल्चर भी सिमिलर है, वहाँ पे भी जो लोग हैं सिमिलर हैं, राइट। उन वो भी जो रिलीजन है जो फॉलो करते हैं उस तरीके से, हमारे से बहुत छोटा, और इकोनॉमिकली भी नॉट सो स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो, राइट। बट ऐसा बोलना उतना वो जरूरी नहीं है, बट अगेन, लेकिन जब उसने वीडियो दिखाया तो इस साइड और उस साइड क्लीननेस में अपार डिफरेंस था। जिस तरह से लोग बिहेव कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ थूकना या फिर वो सारी चीजें, वो बहुत मेजरली डिफरेंट थी। अब एक छोटी सी दीवार से इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ जाता है? मतलब वाई वी आर नॉट एबल टू अचीव, और क्या रीजन है? जैसे आप, आई थिंक आपने इससे पहले जवाब दिया कि राष्ट्र की जो भावना है वो बाउंड्री से डिसाइड नहीं होती, लेकिन हमें फिर क्या करना चाहिए इसके लिए कि हम भी आ, एक बॉर्डर पार जो बिहेवियर है वो अपनी तरफ ले आ पाए? बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि ये ऐसा डिफरेंस क्यों है। हम्म। तो ऐसा डिफरेंस हमें बहुत जगह पे दिखने के लिए मिलता है। जैसे आज की हम्म। डेट में कैंपेन्स चलते थे पहले, अब थोड़े हम्म। कम हो गए। बट हम्म। आप देखते होंगे कि पहले ऐड आते थे टीवी पे कि हम किसी भी स्मारक पे गए तो वहां पे कुछ लिखे ना, हम्म। ऐसे भी कैंपेन आते थे। हम्म। मैं थोड़े दिनों पहले तक देखता था कि ट्रेन और बसेस में, बिकॉज आई एम अ फ्रिक्वेंट ट्रैवलर, तो मैं देखता था ट्रेन और बसेस के अंदर में, हम्म। स्पेशली इन द टॉयलेट्स, हम हम्म। देखते थे कि वॉशरूम्स में वहां पे मैसेजेस लिखे जाते थे, नाम लिखे जाते थे। हम्म। तो ये कुछ चैलेंजेस थे, ठीक है। हम्म। अब मैं देखता हूँ कि अब ये 90% ये सारी चीजें कम हो गई। ओके। तो हम्म। ऐसा क्यों है? तो हम्म। जब हमें ये सेंस होने लगता है कि ये हमारा अपना है, ये हम्म। हमारा अपना है, ये मेरी चीज खुद की है, दिस इज समथिंग रिलेट्स टू, दिस इज समथिंग विच इज ऑफ माइंड, ये मेरा अपना है। जब हम्म। अपनेपन की भावना वहां पे आती है तो वो हम्म। अपने आप हम उस चीज को केयर करने लगते हैं। ओके। और ये अपनेपन की भावना जब आएगी जब हम उससे अपने आप को जोड़ पाएंगे। तो हम्म। कोई भी चीज अगर सरकार हमें प्रोवाइड करती है, या सरकार हमें क्या देती है, सरकार हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, हम्म। सरकार हमें एक सहूलियत देती है, सरकार ने हमें हॉस्पिटल दिए हैं, हम्म। स्कूल्स दिए हैं, हम्म। रोड्स दिए हैं, हम्म। रेलवे का नेटवर्क दिया है, स्टील प्लांट्स दिए हैं, बड़े बड़े बाजार बना के दिए हैं। हम्म। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अवेलेबल कराया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसका? वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। बीच हम्म। में आप देखते होंगे कि टीवी पे एक कैंपेन चला था, कि टीवी पे एक ऐड आती थी कि उसमें रोड दिखाया जाता था, हॉस्पिटल दिखाया जाता था, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट दिखाए जाते थे। और उसमें दिखाया जाता था कि ये किसका है, तो ये मेरा है, क्योंकि मैं टैक्स पे करता हूँ और उस पैसे से ये बना है। तो हम्म। धीरे धीरे लोगों के अंदर में ये भावना ला, सरकार कोशिश कर रही है कि ये भावना लेके आई जाए। और हम्म। हमें एजुकेशन के माध्यम से और हमें आपस में चर्चा के माध्यम से हमें लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला के ये बात लानी होगी कि ये हमारा अपना है, दिस इज ऑल ऑफ अस। जब हम्म। हमें ये पता रहेगा कि ये हमारा अपना है, इससे अपनेपन की भावना रहेगी, तो हम्म। हम उसे उतनी ही वैल्यू देंगे जो चीज अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को देते हैं, हमारी जो चीजें हैं खुद की उसके लिए देते हैं, वैसी ही वैल्यू उनको भी देंगे। और हम्म। हमारी चीजों में हमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो हम्म। सबसे पहले हमें अपनेपन की भावना जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है। हम्म। यह मेरा है, यह देश मेरा है, यह हम्म। राष्ट्र मेरा है, और ये सब कुछ मुझे ही संभालना है, ये मेरा घर है। जब हम्म। हम इस भावना के साथ में यहाँ रहने लगेंगे, तब अपने आप चीजों में हमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हम थूकेंगे नहीं, हम्म। हम पब्लिक प्लेस पे स्मोक नहीं करेंगे, हम्म। हम करेक्ट जगह पे हाइजीन के लिए चीजों को यूज करेंगे। तो ये सारी चीजों में बदलाव हमें धीरे धीरे, पार्किंग जब हम करेंगे तो हम करेक्ट प्लेस पे पार्किंग करेंगे। तो हम्म। हम धीरे धीरे उन चीजों पे क्योंकि केवल लॉ एनफोर्स करके या फाइन दे दे के हम लोगों को ये भावना नहीं ला सकते। भावना आएगी तब जब ये हमारा खुद का है, हम्म। अपनेपन की भावना से ही ये होगा। और अपनेपन अ, की भावना हमें डेवलप करनी होगी। आलोक जी, ये लॉ इन्फोर्समेंट वर्क करता है क्या? क्योंकि यही जो इट इज हमारे सड़कों पे यहाँ पे थूक देते हैं या फिर गंदगी हाँ, फैला देते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हाँ, सभी इंडियंस, कुछ जो हैं वो, वही जब वो दुबई में जाते हैं लॉ इन्फोर्समेंट के डर से इतना लंबा चौड़ा फाइन लगेगा, वो नहीं करते वहाँ पे। तो हाँ, कहीं हाँ, ना कहीं मुझे लग रहा है समझना और अपनापन की भावना भी जरूरी है, और जैसे एक डंडी भी जरूरी होती है स्कूल में एक बच्चे को सिखाने के लिए, शायद दोनों का बैलेंस भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लॉ एनफोर्समेंट भी एक डर जो है, ये डर भी सिविक सेंस को क्रिएट करेगा। कोई भी चीज, किसी भी चीज के लिए डर जो है, अनुशासन जिसको पॉजिटिव
वे में अगर हम उसे लेते हैं, तो हम्म। वो हमारे अंदर में होना चाहिए कि अगर हमने इंटेंशनली कुछ किया है, हम्म। अनइंटेंशनली कुछ हो जाता है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन करेक्ट। इंटेंशनली अगर हम कुछ करते हैं तो हम्म। उसका हमें परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। हम्म। तो ये डर हमारे अंदर में तो होना ही चाहिए। हम्म। तो ये इसके लिए लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज है उनको बहुत सख्ती से और कड़ाई से पालन करना चाहिए। हम्म। और लोगों को बीच बीच में कैंपेन भी चलता है, जैसे हम देखते हैं कि हम्म। हेलमेट के लिए, खासकर टू व्हीलर्स के लिए, सीट बेल्ट्स के लिए कैंपेन पुलिस चलाती है, ट्रैफिक पुलिस उसके लिए कैंपेन चलाती है, लोगों को फाइन हम्म। करती है। हम्म। अ, अगर अभी आप देखेंगे कुछ दिनों पहले रायपुर में हम्म। ड्रंक एंड ड्राइव के लिए कैंपेन चला। ओके। और मैं पुलिस को वाकई में धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन चलाया। हम्म। और उन्होंने उस कैंपेन को करते समय किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रखा। हम्म। ऑडी से लेके बीएमडब्ल्यू से लेके मर्सिडीज से लेके छोटी टू व्हीलर तक, मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी है और किसी के हम्म। पास कोई टू छोटी व्हीलर गाड़ी। में घूम रहा है, ऐसा नहीं। सबके लिए कानून एक बराबर है। हम्म। और इसको लागू करने से बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स हैं जो हम्म। कि हो रहे थे, वो सारे एक्सीडेंट्स वो कम हुए हैं। हम्म। और लोगों में अवेयरनेस आया है। हम्म। लोग जब अपने घर से पार्टीज करने के लिए निकलते थे, हम्म। तो उन पार्टीज को अब वो तो ड्राइवर लेके निकलते हैं, अपनी टैक्सी हम्म। लेके जाते हैं। हम्म। तो लोगों के अंदर में चेंज आया, बिहेवियर एटीट्यूड चेंज आया, कड़ाई भी हुई और हम्म। लोगों के अंदर चेंज आया। हम्म। लोगों ने उस चेंज को एक्सेप्ट किया। अभी हमने सिविक सेंस पे थोड़ा डिस्कशन करा, हाँ, जेंजी को हमने डिस्कस करा है। आज के टाइम में आजकल तो मुझे चारों तरफ न्यूज़ में एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं, बट वहाँ पे जाने से पहले मैं समझना चाहता हूँ कि एजुकेशनल डिग्री, आई मीन कॉलेज डिग्री और रियल स्किल्स, डेफिनेटली एक टाइम था, जैसे हम 20 साल 30 साल पहले चले जाएं, एक इंजीनियर अगर कोई बन गया तो उसको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसकी शादी हम्म, हो जाएगी, उसको हाई पैकेज सैलरी मिल जाएगी, और सिर्फ उसके पास डिग्री है, इनफ था। आज के टाइम में आईआईटी का इंजीनियर, उसको जॉब नहीं मिल रही। उसके नीचे वाले इंजीनियर्स को तो आप इमेजिन कीजिए उसकी क्या स्थिति हो रही है। ओके, तो डिग्री हम्म। वर्सेस लाइफ स्किल एंड आज के टाइम में स्किल इम्पोर्टेंट क्या बनता जा रहा है, और कैसे इसको ओवरकम करेंगे और कैसे इसको देखेंगे आगे। नहीं तो अगर नहीं हमने इसको सॉल्व किया तो आगे जा करके एजुकेशन का वैल्यू ड्रॉप हो जाएगा, एटलीस्ट कॉलेज और स्कूल्स का वैल्यू ड्रॉप हो जाएगा। तो आपका इस पे क्या थॉट है? हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक आपने दिया है। और ये टॉपिक काफी डिफरेंट है। इसको हम कहेंगे कि डिग्री वर्सेस स्किल, हम्म। या डिग्री डिग्री वर्सेस लाइफ स्किल। हम्म। तो कुछ उदाहरण है मेरे पास। एक सबसे फेमस उदाहरण, फेमस शिल्प है जो वास्तुशिल्प है भारत का। अगर आप किसी एक फेमस वास्तुशिल्प का नाम अगर मैं लेने के लिए बोलूं, तो आप कौन सा वास्तुशिल्प का नाम लें? सर मेरा इतना आइडिया नहीं है शिल्प में स्पेशली, तो मैं ओपन शिल्प रहूंगा। मतलब, वास्तुशिल्प मतलब आर्किटेक्चर। अगर आर्किटेक्चर। कोई बिल्डिंग का मैं इमारत का नाम लेने बोलूं तो। ओके ओके। तो इमारत में तो सर अभी वेस्टर्न आर्किटेक्ट, इंडियन में बोले तो ताजमहल ध्यान में आता है, कुतुब मीनार ध्यान में आता है, लाल किला बिल्कुल, ध्यान में आता है, ये सारे शिल्प आर्किटेक्चर ध्यान में आते हैं, राइट? बहुत बहुत सही, बहुत अच्छी बात। हम्म। अब आप जस्ट सोचिए कि ताजमहल है, लाल किला है। मैं हम्म। कुछ इसमें नाम और जोड़ता हूँ। हम्म। आपको एक मंदिर का आपने देखा होगा कि अजंता एलोरा के पास में एक हाँ मंदिर, हाँ हाँ ठीक है, हाँ। मीनाक्षी सुंदरम का मंदिर है, ठीक हम्म। है। हम्म। उसके बाद में हमारे साउथ में एक मंदिर है जहाँ पे हमने देखा होगा कि जो उनके कॉलम्स हैं, वो कॉलम्स के नीचे में गैप है, वो कॉलम्स हैंगिंग कॉलम्स है, ठीक हम्म। है। हम्म। अ, पुराने समय की, हमने अगर जयपुर हम गए होंगे तो वहां पे हमने हवा महल देखा होगा, हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये तब के आर्किटेक्चर्स हैं, ये तब की बिल्डिंग्स हैं जब आर्किटेक्चर एज ए डिग्री कोर्स नहीं था, ठीक है। हम्म। तो उस समय पे बनाने वाले ने तो डिजाइन करने वाले ने डिजाइन किया होगा, ठीक हम्म। है। उस डिजाइन पे आज भी बिल्डिंग खड़ी है, उतनी ही मजबूती से खड़ी है, उस पे लोग जाके रिसर्च करते हैं और उसको जाके देखते हैं। काफी सारे लोग जाते हैं वहां पे, उसको देख के आते हैं।
बट ऐसा था क्या, आप ऐसा बोल सकते हैं कि बिना नॉलेज के वो बिल्डिंग बन गई होगी? नहीं, क्योंकि नॉलेज। बिल्डिंग जिस जिस एक्यूरेसी से बनी है, बिल्डिंग जिस फाइननेस से बनी है, जो प्रिसीशन वर्क वहां पे दिखता है, तो हम्म। सर्टेनली उसके पीछे कहीं ना कहीं साइंस है, उसके पीछे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी है, और हम्म। उस टेक्नोलॉजी से वो बना है। करेक्ट। तो देर आर टू डिफरेंट थिंग्स. हम्म। Degree is a different thing and the skills are the different thing. हम्म। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, वी आर द एग्रीकल्चर कंट्री. हम्म। ओके. हम्म। एग्रीकल्चर, हमारे पास जो ट्रांसफर हुआ, एग्रीकल्चर का जो नॉलेज ट्रांसफर हुआ, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हुआ, एक पीढ़ी से करेक्ट। दूसरी पीढ़ी. करेक्ट। है ना? एग्रीकल्चर कॉलेज अब खुल रहे हैं. अब बड़े स्केल पे एग्रीकल्चर कॉलेज में लोग जाके डिग्रियां ले रहे हैं, अब उसका एनालिसिस कर रहे हैं, अब उसे एज ए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं. तो हम्म। अब एग्रीकल्चर की पढ़ाई थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है. हम्म। लेकिन एक समय में जब खेती होती थी तो वो हमें जनरेशन से उसका नॉलेज होता था. एक जनरेशन दूसरे को बताती थी, दूसरी जनरेशन तीसरी को बताती थी, और इसी तरीके से वो एग्रीकल्चर होते रहता था, और उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट भी होते थे. ऐसा नहीं है कि जो 20 साल पहले जो खेती होती थी वही खेती 20 साल बाद होती थी. कुछ ना कुछ डेवलपमेंट उसमें होते रहते थे, क्योंकि हमारे पास लोग होते थे, एरिया वाइज, लोकेलिटी वाइज, जियोग्राफी वाइज उसमें चेंजेस आते थे. और हम्म। उन चेंजेस को जनरेशन के हिसाब से देखा जाता था कि उसमें डेवलपमेंट हो रहा है. हम्म। तो स्किल्स आर द डिफरेंट एंड द डिग्रीज आर द डिफरेंट. तो स्किल करेक्ट। जो है, इस इन स्किल्स को डेवलप करने का काम जो हम्म। रहता है, ये हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे उसमें करना होगा. हम्म। हम्म। अ, हम ये बात कर सकते हैं कि ये समथिंग रिलेटेड टू द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एन कंट्री. तो हम्म। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें डिग्री दे रहा है या स्किल दे रहा है, ये हम्म। हमें सोचने की बात है. और जहां तक बात आती है कि आज की जनरेशन की, सो दे ऑलवेज बिलीव इन द स्किल्स, दे हम्म। बिलीव इन द टैलेंट. क्योंकि टैलेंट्स जो है वो कॉपी नहीं किए जा सकते, वो कोई चुरा के नहीं ले जा सकता. हम्म। सर्टेनली कोई डिग्री भी चुरा के नहीं ले जा सकता आपकी. बट डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास टैलेंट होना. तो हम्म। ये जो टैलेंट है, ये आपको, जैसे एक एक अच्छा आर्टिस्ट है जो कि चित्रकारी करता है, पेंटिंग करता है. तो हम्म। पेंटिंग की डिग्री लेना और चित्रकारी करना, इसमें बहुत डिफरेंस बिल्कुल। है ना? एक एब्सोल्युटली। ऐप आता है जो कि बोलता है कि 10 दिनों में बांसुरी बजाना सीखें. तो हम्म। क्या आप रियली में कल्पना कर पाएंगे कि किसी ऐप से आप बांसुरी बजाना सीख पाएंगे? यस। तो ये वही बात है. हम्म। मैं उस ऐप को खराब नहीं बोल रहा हूँ, उसमें कुछ हाँ, तो होगा. कुछ तो होगा। बट उसमें नोटेशंस दिए होंगे, उसमें ट्यून्स दी होंगी. बट हम्म। सीखना तो हमें पड़ेगा, हमें बांसुरी लानी पड़ेगी, बांसुरी को समझना पड़ेगा, फूकने का, उसमें हवा किस गति से हमें फूकनी है वो सीखना पड़ेगा. हम्म। हमारी उंगलियों का प्रयोग कैसे करना है, हमारी फिंगर्स को कैसे रखना है, वो हमें सीखना पड़ेगा. तो करेक्ट। ये सारी चीजें तो हमें करके देखनी होंगी. तो दीज आर द स्किल्स. हम्म। अब सीखने के लिए किसी न किसी रेफरेंस की जरूरत है, बुक की जरूरत है, किसी ऐप की जरूरत है, तो वो वहां पे है. सो दैट इज अ टू डिफरेंट थिंग्स. बिल्कुल, आपने ऐप की बात की। मैंने कुछ टाइम पहले ऐसे फिटनेस के लिए ऐप में सब्सक्राइब किया था। फिर मेरे को याद आया बिल्कुल बिल्कुल. कि कितने रिलेटेबल है ये। आपको जिम तो खुद ही जाना पड़ेगा। एक्सरसाइज आपको खुद हाँ. करनी पड़ेगी, डाइट आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यस, करेक्ट. डेफिनेटली ऐप आपको नहीं करा सकता। यस। हाँ. अब ना एक मेरा पर्सनल ऐसा है, एंड जिससे रिलेटेड भी है, एजुकेशन से रिलेटेड भी है। मेरी एक नीस है, मैंने उनका 2-3 दिन पहले मैंने से बुक लिया, और जस्ट मैंने उनके बुक्स देखने स्टार्ट करे। तो मेरे को शौक भी लगा एट द सेम टाइम, एंड मुझे बड़ा अजीब सा ही फील हुआ कि हम कर क्या रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। वही है वैल्यू हम्म. एजुकेशन की बुक, वही ग्रामर की बुक, वही लैंग्वेज की बुक्स, ऑलमोस्ट सब कुछ वैसा ही था जैसे मैं जब था उस स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में। सेम टू सेम, कोई नया बुक इंट्रोडक्शन नहीं, नथिंग। तो मैं कभी भी सोचता हूँ कि आज के स्टूडेंट्स को जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कम्युनिकेशन की, लीडरशिप की, फाइनेंशियल लिटरेसी की, एआई, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें हम तो अभी नहीं सिखा रहे। मतलब आई नो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें ये सारी हाँ. चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रहा है, बट जिस तेजी से, जिस स्पीड से हो रहा है, आई थिंक, आई डोंट नो कि किस तरह से वर्कआउट करेगा, बट इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, वो मैं देख पा रहा हूँ। बट वो ग्राउंड लेवल तक, स्कूलों में अभी तक किस तरह से पहुंच रहा है, एंड इनमें इस सब में क्या सीखना चाहिए, आपको क्या थॉट लग रहा है कि हाउ शुड वी लुक एट इट ऑन दिस? देखिए, हमारा देश जो है ना वो बहुत बड़ा है.
हम्म। हम्म। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं और अगर हम कन्याकुमारी जाते हैं, हम्म। हम्म। तो हम हर 15 किलोमीटर पे हमारी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, भाषा नहीं बदलती है, हम्म। बोलने का तरीका बदल जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हर 10 से 15 किलोमीटर बाद में हम्म। हमें बोली मिलती है, एक नई बोली मिलती है, एक नया बोलने का तरीका मिलता है। हम्म। हम्म। सिमिलरली कल्चर भी बदलता है, कुछ ना कुछ रिचुअल्स भी बदलते हैं, हम्म। और लोगों के अंदर का बिहेवियरल एटीट्यूड, इवन आप देखिएगा कि आपको फिजिकल, मतलब फिजिक भी जो है लोगों का, जो हम्म। शरीर भी है, जो शरीर की बनावट है, हम्म। उसमें भी फर्क दिखेगा, क्योंकि शरीर की बनावट टोटली एक जियोग्राफी से डिपेंडेंट होती है। हम्म। वहां पे कैसा पानी है, वहां पे कैसी फसलें होती हैं, वहां पे कैसा वेदर है, मौसम कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हम्म। तो ये हमारे पूरे देश में, चाहे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएं या साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएं, हम्म। हमें हमको परिवर्तन पूरा सभी जगह पे डिफरेंट डिफरेंट दिखता है। ये हमारे देश की बात कर रहा हूँ। हम्म। और इस पूरे देश के लिए एक कॉमन पॉलिसी लाना, हम्म। किसी भी चीज में एक कॉमन पॉलिसी लाना, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम्म। क्योंकि लोगों का, शिक्षा क्या है? शिक्षा बेसिकली आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। आपके कल्चर, आपके जो लोकल, जो आपका जो एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से आपको शिक्षा मिलती है। हम्म। ठीक है। हम्म। अगर मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो लोकल एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे जो लोग हैं, उनका जो नॉलेज लेवल है, हम्म। वहां से मुझे शिक्षा गेन करनी है। हम्म। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं किसी दूसरे स्टेट की बात अगर मैं करूं, सपोज मैं बात करता हूं महाराष्ट्र की या हम्म। कर्नाटका की, तो हम्म। वहां के जो लोग हैं, उनका जो एजुकेशन का लेवल होगा या जो उनके शिक्षा का लेवल होगा, उस हम्म। लेवल की कल्पना मैं छत्तीसगढ़ में नहीं कर सकता, मैं बिहार में नहीं कर सकता, मैं यूपी में नहीं कर सकता, मैं गुजरात में नहीं कर सकता। हम्म। हर जगह पे एक यूनिकनेस होगा, हर जगह पे एक कल्चरल डिफरेंस हमको मिलेगा, और वो कल्चरल डिफरेंस जो है हम्म। हमको, वो शिक्षा में कॉमन पॉलिसी जब हम बनाते हैं तो वो हमको वहां पे दिखेगा। हम्म। इसलिए दो चीजें इस बार पॉलिसी बनाते समय, एजुकेशन पॉलिसी बनाते समय, दो चीजें गवर्नमेंट करना चाहती थी। हम्म। एक तो ये करना चाहती थी कि हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है, मतलब हम नर्सरी से लेके क्लास 5th तक का प्राइमरी एजुकेशन जो है, वो हम्म। हम हमारी मातृभाषा में करें। तो हम्म। हमारी मातृभाषा जो रहती है, वो हमको सीखने में बहुत हेल्प करती है। हम्म। हमारी ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है अगर हम हमारी मातृभाषा में सीखते हैं। ओके। हमारा सीखने का और किसी भी चीज को लर्न करने का, सीखना और लर्न करने का हम्म। टाइम जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो हम्म। अगर हम एक मातृभाषा की बात करते हैं, तो वो हमें सीखने में हेल्प करती है। हम्म। हम्म। और अगर हम किसी दूसरी भाषा की बात करते हैं या दूसरी लैंग्वेज में हम पढ़ने की सोचते हैं, हम्म। सेकेंड फॉर लैंग्वेज। दैट, अगर हम समझते हैं कि मोस्टली अभी ट्रेंड है कि हमें इंग्लिश मीडियम का ट्रेंड है शिक्षा क्षेत्र में, कि हम्म। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ें। हम्म। बट घर में आम भाषा जो होती है वो हिंदी होती है हमारे क्षेत्रों में, हमारे एरियाज में। हम्म। महाराष्ट्र में मराठी होगी, कर्नाटका में कानड़ी करेक्ट। होगी। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं होंगी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं। हम्म। तो हम घर में कुछ बोलते हैं, लेकिन हम स्कूल में जब जाते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं स्कूल में जाते हैं, तो वहां पे वो अंग्रेजी सीखते हैं, जो कि उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी जाती है सीखने में। करेक्ट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी वह भाषा सिखाने में ही उनको काफी साल चले जाते हैं। हम्म। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हम, आपने जो बोला ना कि वही टेक्स्ट बुक्स हैं, वही कल्चर है, जब हम्म। तक हम इस चीज को बेसिकली अडॉप्ट नहीं कर देंगे, तो हम्म। हमारा भाषा सीखने का समय बचेगा। हम्म। सपोज मैं एक रूल लागू करता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में हिंदी भाषा में ही प्राइमरी एजुकेशन होगा, तो हम्म। मेरा वो जो भाषा सीखने का समय है वो हम्म। बच जाएगा। मैं उस समय को यूटिलाइज कर सकता हूँ आगे की पढ़ाई के लिए। एग्जैक्टली। बट अब हम कुछ ऐसे हमारे कुछ ऐसे बोला जाएगा जिसे हम बोलते हैं कि पूर्वाग्रह है। हम्म। हमारे जो राज्यों की जो सोच है, उसके कारण हम, क्या हो रहा है कि हम उस इंग्लिश की वजह से हम्म। बाहर नहीं आ रहे, इंग्लिश प्रेम से बाहर नहीं आ रहे, इंग्लिश को हम एक एज ए लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं। हम्म। इंग्लिश को हमने मान लिया है कि वो सफलता की कुंजी है। वो कुंजी है। भाषा है, भाषा बहुत अच्छी है, और हम्म। हम इंग्लिश को बहुत मैंडेटरी समझ लिया है कि बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसने पर बहुत हमें उसको सीखने के लिए बहुत सारी समय और एनर्जी बच्चों की जाती है, जिसकी बहुत। वजह से गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो वो नहीं कर पा रही है। और नहीं। ये एक बहुत बड़ा बाउंडेशन है। तो पहले हमें भाषा के बारे में सोचना पड़ेगा। हम्म। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी हैं हम्म। कि जैसे कि आपने बोला कि स्किल्स के ऊपर में उनका, जैसे एआई का प्लेटफॉर्म हो गया या ये प्लेटफॉर्म हो गया, बट आप कोविड के बाद में देखो, जैसे कोविड आया,
तो हम्म कोविड के बाद में, कोविड के टाइम पे लोगों को मैंडेटरीली, उस समय चूंकि स्कूल्स ओपन नहीं थे, तो लोगों ने एआई प्लेटफॉर्म तो नहीं यूज किया, बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज किए। और हम्म वो सोशल मीडिया मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करना शुरू किए, तो वो जनरेशन अब एआई यूज कर रही है। उनको पता है कि चैट जीपीटी क्या है, उनको पता है कि जेमिनी क्या है, तो उन्हें पता है। तो अब वो एक प्रैक्टिस में आ गया। तो हम्म वो धीरे धीरे ये डेवलपमेंट की बात है, ये जरूर होगा। और हम्म ये हो भी रहा है, हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है, फर्क आ रहा हम्म इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली में जो आपने बोला कि अगर बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही एटलीस्ट प्रिलिमिनरी जो एजुकेशन है अगर वो मिले, है। तो उनका काफ़ी समय बच सकता है। क्योंकि मैं वो देखता हूँ कि मेरी जो नीस है वो 3 लैंग्वेजेस सीख रही है। इंग्लिश, तीन हिंदी, लैंग्वेजेस मराठी। सपोज। इंग्लिश, हाँ, हिंदी, मराठी। ठीक है, क्योंकि वो इंग्लिश, उस हिंदी, तरीके से मराठी। इंट्रोड्यूस हुआ है। इमेजिन कीजिए कि उसका कितना बैंडविड्थ लैंग्वेज में जा रहा है। और लैंग्वेज तो एक इंफॉर्मेशन का, डेफिनेटली कम्युनिकेशन का ही मीडियम है, करेक्ट। और उस पे हाँ, हाँ, एक एक यंग बच्चे का कितना एनर्जी उसमें प्रोग्रेस इन्वेस्ट हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट। तो वह जैसे आपने बोला कि इंग्लिश बोलना जो है प्रोग्रेस माना जा रहा है, एंड वो जबकि वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, तो उस पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करना चाहेंगे। और साथ ही साथ ये जो अपनी मदर टंग है, क्या इसको बचाना ज़रूरी है, और क्या ये नेशन बिल्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम लैंग्वेज पर डिस्कशन कर रहे हैं तो। हाँ। अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो किसी भी राष्ट्र का परिचय कैसे होता है? हम्म मैं थोड़ा सा इसको और इजी कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। हम्म अ, किसी वृक्ष का नाम कैसे मिलता है? हम्म हम कैसे बोलते हैं कि कौन सा वृक्ष किस चीज का है? कोई पेड़ है, कोई ट्री है, तो हम कैसे बताते हैं? उसकी खासियत, जो उस वृक्ष की खासियत होगी उसके हिसाब से। हाँ, या तो उस पे कोई फूल होगा या तो कोई फल होगा। ठीक है। हम्म तो अगर गुड़हल का फूल है, गुड़हल का फूल उस पे लगता है, तो हम बोलते हैं कि गुड़हल का पेड़ है। हम्म अगर उस पे गुलाब लगता है, तो हम बोलते हैं कि गुलाब गुलाब का फूल, है हाँ। ना? हम्म। तो उसका आउटपुट क्या है? हाउ हम्म ही कम्युनिकेट्स, हाउ ही रिफ्लेक्ट्स हिमसेल्फ, हम्म वैसा हम उसको बताते हैं। हम्म एक पेड़ के ऊपर में अगर आम लगता है, तो वो आम का आम पेड़ का है। पेड़ है। और अगर उसके ऊपर में जाम लगता है, तो वो तो जाम का पेड़ है। जाम का पेड़ है। जाम मतलब अमरूद, है ना? अमरूद, तो हाँ। ये बहुत सिंपल है, हम अमरूद के पेड़ को आम का पेड़ नहीं बोलते हैं। ठीक हम्म है। तो हम्म बिल्कुल वो कम्युनिकेट कर रहा है। अब पेड़ हमें अपना नाम नहीं बताता है, वो कैसे कम्युनिकेट करता है? वो हम्म कम्युनिकेट करता है उसके फल से, है ना? दैट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। हम्म सिमिलरली, कोई भी राष्ट्र कैसे कम्युनिकेट करता है? तो कोई राष्ट्र उसकी भाषा से, उसके कल्चर से, हम्म उसके तौर तरीकों से कम्युनिकेट करता है किसी दूसरे राष्ट्र के साथ। ठीक हम्म है। आज पूरी दुनिया में ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर दो हाथ जोड़ के कोई कुछ बोलना चाह रहा है, तो वो शायद नमस्ते ही बोल रहा हो। और हम्म अगर किसी ने एक हाथ आगे बढ़ाया है, तो शायद वो हेलो बोल रहा हेलो हो। बोल रहा ये है। बताने की जरूरत नहीं है। दिस करेक्ट। इज द वे, दिस इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज केवल बोली जाने वाली चीज लैंग्वेज नहीं होती है। दिस हम्म इज अ साइन लैंग्वेज। अगर हम्म मैं केवल हाथ जोड़ लेता हूँ, तो दिस इज अ साइन लैंग्वेज ऑफ हिंदी। हम्म नमस्ते बोल रहा हूँ मैं। हाथ एग्जैक्ट। बढ़ा रहा हूँ, तो दिस इज साइन लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, कि मैं हेलो बोलना चाह रहा हूँ। हम्म तो हम्म लैंग्वेज जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, लैंग्वेज जो है हमें बताती है। तो हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारी लैंग्वेज कहाँ से आती है? जो हम पहले से बोल रहे हैं, वो हमारा रिफ्लेक्शन है। लोग करेक्ट। हमें उस तरीके से देखते हैं, लोग हमें उस तरीके से देखना चाहते हैं, हमारी भारत की पहचान ही है वो। तो हम्म हमारी लैंग्वेज जो है वो बेसिकली क्या है? हमारी लैंग्वेज, अगर हम बेसिक लैंग्वेज की बात करते हैं, जिससे सारी लैंग्वेजेस बनी है हम्म भारत की खासकर, वो लैंग्वेज थी संस्कृत, जिसे देवनागरी भी हम कहते हैं, या संस्कृत कहते हैं, देव भाषा कहते हैं। तो संस्कृत से निकले हुई लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है। हम्म और हिंदी है, तमिल है, मलयालम है, हम्म कन्नड़ है। उसी हिंदी का परिवर्तित रूप है, मराठी है, गुजराती है। हम्म उड़िया में कहीं ना कहीं हमें कुछ संस्कृत मिलता है। फिर उड़िया से रिलेट होता है बंगाली है। तो हम्म हमारी सारी भाषाओं का अगर हम रूट देखें, तो वो संस्कृत है। ठीक हम्म है। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं कि संस्कृत मतलब थोड़ा सा हमें लगता है कि ये तो बहुत ही प्रिमिटिव। कठिन जाएगा हमारे लिए। हम्म बट हम अगर कम्युनिकेट करने की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी भाषी बोलने वाले, हिंदी भाषा बोलने वाले देश में बहुत सारे राज्य हैं। हम्म और समझना भी इजी है, कोरिलेट करना इजी है। हम्म और इसीलिए हिंदी को शायद राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है। हम्म पर जो हमारी मातृभाषा है, या जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, हम्म वो भी इजी कम्युनिकेशन है। और उसके लिए देखिए, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है।
हमें आपस में, एक गांव का आदमी है, एक आदिवासी व्यक्ति भी है, एक जंगल में भी रहता है, या हम्म एक वनवासी व्यक्ति है, एक हम्म गांव का व्यक्ति है, एक शहर का व्यक्ति, वो सब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं वहां की लोकल लैंग्वेज। राइट। तो लैंग्वेज जो है ये कम्युनिकेशन के लिए है। और इंग्लिश जो है ये इसके लिए हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि एक तो क्या हुआ कि हम जब, अंग्रेजों ने जब हमारे यहाँ पे शासन किया, तो हम्म उन्होंने, उनका मीडियम था इंग्लिश, वो हम्म इंग्लिश में बात करते थे, तो उसे समझ, चूंकि वो हमारे पे शासन कर रहे थे, इसलिए हमें इंग्लिश सीखना जरूरी था, हम्म पहली चीज। दूसरा, उन्होंने जो शिक्षा पद्धति लाई, उन्होंने जो शिक्षा पद्धति के स्टैंडर्ड्स उस समय स्टैब्लिश किए, उसकी जो बड़ी पढ़ाई होती थी वो विदेशों में ही होती थी। करेक्ट। उसको पढ़ने जाने के लिए लोगों को इंग्लिश पढ़ना जरूरी था, इसलिए वो सारी चीजें हमें, इंग्लिश जो है वो हम्म हमें वहां से मिली, और उसे हमने कंटिन्यू करते गए करते गए करते गए। तो हम्म वैसा हुआ, हमारे साथ हुआ है। पर अगर हम देखें कि हमारे लिए सीखना और कम्युनिकेट कर पाना बहुत इजी है, तो हमारे लिए लोकल लैंग्वेज या हिंदी, ये बहुत इजी चीज है, और इस पे हमें फोकस करना चाहिए, इस पे हमें सोचना चाहिए। हम्म। मैं एक बीच में एक कोरिया से, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सॉरी, साउथ कोरिया से एक हमारे पास इंजीनियर आया था। आई हम्म वॉज सरप्राइज टू नो, मैं मतलब देख के दंग रह गया था कि उसका जो लैपटॉप था, उसके लैपटॉप का जो कीबोर्ड था, उस पे उनकी लैंग्वेज में ही कीबोर्ड था वो। राइट। क्योंकि तो उनको उनकी हम, लैंग्वेज में टाइपिंग करनी होती है। यस। यस। हाँ, और उस समय ये मेरे लिए, मतलब ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, करीब करीब 12 साल और 2 साल पहले, 14 साल या 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और आज हमें दिखता है कि हमारे पास मोबाइल में जो कीबोर्ड है, उसमें हिंदी कीबोर्ड भी है, और मराठी कीबोर्ड भी आता है, हमारी लोकल लैंग्वेज का कीबोर्ड भी आता है। आप देखिए अभी आईपीएल जो हो रहा है, या 2020 मैच होते हैं, यस। उसमें पहले कमेंट्री दो लैंग्वेजेस में होती थी, इंग्लिश हिंदी। यस। एक हिंदी और एक इंग्लिश। पर आज लोगों का ट्रेंड बदल गया है, लोकल लोग में। भोजपुरी में कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं, लोग यस। गुजराती में कमेंट्री सुनना पसंद कर रहे हैं। राइट। तो लोगों को प्यार है, अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार है, बहुत इजी कम्युनिकेशन है। तो इंग्लिश केवल इसलिए था कि क्योंकि हमारे पास कोई उसका ऑप्शन नहीं दिख रहा था शुरू में, हमें उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं था हमारे पास टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने में खुद को, टेक्नोलॉजी, इसलिए वो था। बट आप देखते जाइएगा, जैसे जैसे हमारे पास ये ऑप्शंस आते जाएंगे, हम, इंग्लिश हमारे लिए जरूरी नहीं रह जाएगा। अगले 10 सालों बाद मुझे लगता है कि इंग्लिश केवल एक लैंग्वेज के तौर पे जानी जाएगी। राइट। आई थिंक जब हम ग्लोबल लोगों से बात करेंगे या फिर जब अंग्रेज जिन लोगों को इंग्लिश आती है उनसे बात करेंगे तभी इंग्लिश का उतना वैल्यू रहेगा लोकली। क्योंकि एक्सपांशन होगा तो जो रिक्वायरमेंट है लोकल लैंग्वेज की उसका एक्सपांशन होगा ही, राइट। इसलिए हम ये भी पॉडकास्ट जो है इसको इंग्लिश में ही कर रहे हैं, जिसको लोग सुनेंगे, सॉरी हिंदी में ही कर रहे हैं। और इसको जो लोग सुनेंगे हाँ, वो भी हिंदी में ही सुनेंगे। एंड यस हम लोग डेफिनेटली ना हिंदी में कर रहे हैं ना इंग्लिश में कर रहे हैं, हम लोग इंग्लिश में कर रहे इंग्लिश हैं, में कर ताकि रहे क्या हैं। है कि ये हमारे लिए इजी हमारे हो। ऑडियंस तक पहुंचे। यस यस जी परफेक्ट। जी। अब ये लैंग्वेज और ये सब डिस्कशन की जस्ट थोड़ा सा कनेक्टेड है। लैंग्वेज से जॉब मार्केट काफी इफेक्ट होता है। जैसे आप हाँ अगर शहरों में, अगर आपको एमएनसीज में काम करना है तो अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप टॉप टीयर बन जाते हैं, राइट। फिर वो उस तरह का एक दिखता है हमें इम्पोर्टेंस, शायद उसकी ज़रूरत भी है क्योंकि वो लोग उस तरह के क्लाइंट से डील करते हैं। बट कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज से बढ़कर बन गया है। लेकिन आपने जैसा मेंशन किया कि डेफिनेटली आगे आने वाले समय में उसका इम्पोर्टेंस कम होगा, और जो इंग्लिश बोलने वाले लोग प्राइड ले घूमते थे वो नेटिव लैंग्वेज स्पीकर्स भी वो प्राइड लेकर के घूम पाएंगे। अब इसी से रिलेटेड जो जॉब मार्केट है, एक तो इंडिया में जॉब सीकर्स हैं, अच्छे खासे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको मिल जाएंगे प्रिपरेशन करने वाले से लेकर हाँ के हाँ। ऐसी कम्युनिटीज जो जो प्रमोट करती है। उसके अराउंड पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, कोचिंग से लेकर के एवरीथिंग। जॉब के लिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मार्केट बहुत बड़ा है। बट ऐसी इकोनॉमी में जहाँ पे हर कोई डिपेंडेंट है जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर उसके लिए लगा पड़ा हुआ है, and काफी समय अपना दे दे रहा है, अपनी पूरा यंगस्टर अपना जवानी दे दे रहा है उसके पीछे, क्या आपको नहीं लगता कि जॉब क्रिएटर्स बनना चाहिए? एंड ऑब्वियसली बन भी रहे हैं, तो इस पे आपका क्या थॉट है आलोक जी? नहीं, इसमें एक ट्रिमेंडस चेंज है, लोगों के थॉट प्रोसेस में चेंज है, लोगों की एक्टिविटी में चेंज है, और लोगों के एक्शंस में चेंज है। लोग अब जॉब सीकिंग से ज्यादा जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि रेगुलर जो स्टार्टअप्स हैं, नए स्टार्टअप्स हैं,
वो हम्म, स्टार्टअप्स आ रहे हैं। हम्म, रेगुलरली लोग नए वेंचर्स कर रहे हैं, हम्म, लोग नई कंपनीज खोल रहे हैं, और वो जॉब सीकर्स से जॉब गिवर्स बन रहे हैं, वो लोग जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं बोलना चाहिए। तो हम्म, वो लोगों के लिए रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, वो लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हम्म, और ये एक अच्छी बात है। लोग सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं। हम्म, मैं अगर इसका सबसे पहला एग्जांपल अगर कहीं देखता हूँ, सबसे पहला एग्जांपल शायद आप अब कोरिलेट कर पाएंगे, पहले हम लोग कोरिलेट नहीं कर पाते थे। हम्म, हम्म, सबसे पहला एग्जांपल अगर किसी ने सेट किया भारत के अंदर में, हम्म, इंडिया के अंदर में, हम्म, तो LIC, हम्म, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो थी, लाइफ हम्म, LIC का जो हम लोग हम्म, बात करते थे, तो LIC के जो एजेंट्स होते थे, हम्म, आप देखिए कि वो सबसे पहले लोग थे जो फ्रीलांसर। वो हम्म, LIC की एक एजेंसी लेते थे, फिर हमारे घर आते थे, हमसे बात करते थे, हमको LIC की पॉलिसीज देते थे, हम्म, और वो अपनी अर्निंग खुद करते थे। हम्म, तो वो करेक्ट। सेल्फ डिपेंडेंट लोग डेवलप हुए। हम्म, वहां से वो कल्चर शुरू हुआ, और हम्म, लोगों ने देखा कि इनके पास फ्रीडम है। फिर हम्म, दूसरा हमको देखने में आता है कि एडवोकेट्स, तो हम्म, एडवोकेट्स ऑल्सो लाइक फ्रीलांसर्स, वो भी अपना काम करते थे। हम्म, डॉक्टर्स को एक समय का डिसिप्लिन फॉलो करना होता था, इवन एडवोकेट्स को भी, क्योंकि कोर्ट के टाइमिंग होते हैं। करेक्ट। बट LIC एजेंट्स जो थे वो थोड़े से अपने हिसाब से काम करते थे। हम्म, और मुझे लगता है कि बहुत 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 अच्छा इंस्पिरेशन उसने क्रिएट किया, बहुत हम्म, अच्छा इंस्पिरेशन क्रिएट किया, और धीरे धीरे लोग अब चाहते हैं कि वो काम भी करें और फ्री भी रहें, हम्म, और उसके साथ में वो सारी चीजें वो कर सके जो वो करना चाहते हैं। हम्म, टेक्नोलॉजी ने इसमें हेल्प किया। हम्म, टेक्नोलॉजी ने आज हमें ऐसे इक्विपमेंट्स दिए हैं, हमें लैपटॉप दिए हैं, मोबाइल दिए हैं, डिवाइसेस दिए हैं, हम्म, जहां से हम कहीं से भी पूरी दुनिया को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम्म, मुझे एक ऑफिस की जरूरत नहीं है, तो मैं रोमिंग स्टेज में भी मैं काम कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए ये एक फ्रीडम है। तो हम्म, लोग अब चूंकि ये फ्रीडम है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट अब बहुत प्रमोट कर रही है कि हम्म, आप स्टार्टअप्स कीजिए, नए लोगों को मौका दे रही है। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज ऐसी डिफाइन की हैं, ऐसी बनाई हैं कि जिसमें नए लोगों को काम मिलेगा, हम्म, उनके लिए इजी किया है टास्क। हम्म, जब से हमारा टैक्सेशन का, जब से हमारा रिफॉर्म्स आया टैक्सेशन का, तब हम्म, से हमारे लिए और इजी हो गया है किसी बिजनेस को खोलना, किसी नए स्टार्टअप को करना, हम्म, और इजी गोइंग हुआ है। हम्म, तो जितना हमारे लिए ये हुआ है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास अब लोग हम्म, जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं। ये एक करेक्ट। पहला चेंज हमारे अंदर में आया है। हम्म, हम्म, दूसरा एक बहुत अच्छा चेंज हमारे अंदर में आया है हम्म, आफ्टर कोविड। हम्म, कोविड के पहले तक भी हम लोग सोचते थे कि किसी भी काम को करना है, हमें प्रोफेशनल अगर काम को करना है, तो हम्म, उसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड और डिफाइंड प्लेस होना चाहिए। हम्म, उस प्लेस पे हम जाएंगे और वहां से हम काम करेंगे। बट हम्म, कोविड ने हमें सिखाया कि हम घर पे रहते हुए भी कैसे काम कर सकते हैं। राइट। तो हमारे पास एक नया टर्म आया कोविड में, जिसे हम कहते हैं WFH। हम्म, तो WFH जो है वो वर्क फ्रॉम होम, ये हम्म, हम कॉन्सेप्ट। समझते हैं कि घर से लोग काम करते हैं, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। एग्जैक्ट। अब उसको टर्म्स को थोड़ा सा एक नए तरीके से मैं समझता हूँ, एक हम्म, नए तरीके से मैं उसको कहता हूँ कि हम्म, WFH जो है वो अब थोड़ा सा और डेवलप हो गया है, और इम्प्रोवाइज हो गया है। तो हम्म, लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं, हम्म, लोग काम कर रहे हैं वर्क फॉर हैप्पीनेस, WFH। तो ये जो वर्क फॉर हैप्पीनेस है ना, हम्म, वो लोगों को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्योंकि जितना फ्रीडम मिलेगा लोग और खुशी से एंजॉयमेंट से काम करेंगे। तो हम्म, उतना ही खुशी और एंजॉयमेंट से लोग अब वर्क फॉर हैप्पीनेस कर रहे हैं, और ये हमें बहुत सारे नए जॉब क्रिएटर्स दे रहा है, और लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। हम्म, हमारे सामने एग्जांपल है जिसमें जोमेटो है, जेप्टो है, हम्म, आप देखिए स्विगी है ना। हम्म, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ऐसा काम हुआ है, हम्म, जिसने हजारों हजार जॉब्स क्रिएट किए हैं, लोगों को रोजगार दिया है, हम्म, और लोग उनसे जुड़ के पैसा कमा रहे हैं, हम्म, और सक्सेसफुल भी हैं। तो ये एक अच्छी चीजें हुई हैं। हम्म। दिस इज समथिंग अबाउट द जॉब्स। शानदार। आई थिंक एक्चुअली ये हमें देखने मिल रहा है अभी। अ, आपको फूड डिलीवरी से लेकर के हाउस क्लीनिंग से लेकर के हाउस रिपेयर से यस, यस। लेकर के हर चीज़ के लिए ये एडवांसमेंट आया है। एंड जैसा आपने मेंशन किया वर्क फॉर हैप्पीनेस, वो देखने मिल रहा है। लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से, आज मुझे ज़्यादा मेहनत करने का एनर्जी लग रहा है तो आज ज़्यादा हार्ड वर्क कर लूंगा। आज मेरा दिन थोड़ा हाँ, ओके ओके है तो मैं ठीक है मैं 4 ही घंटे करके आ जाऊंगा। वो एक चेंज यस, दिख रहा है विच इज़ हैपनिंग। और
लोग खुश भी हैं उसको पा करके। हाँ हाँ। अब हम एक फाइनल क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे रैपिड फायर राउंड पे, जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है। सो यस। ये एआई, यूथ, जॉब, सबको मिक्स करके एक फाइनल सवाल होगा, ठीक है। सो आप जान रहे हैं कि इंडिया के लिए एआई रेस में अभी जो स्थिति है, क्या वो फॉलोवर की ही रहेगी या फिर वो लीडर बन पाएगा? साथ ही साथ क्या एआई जॉब मार्केट फुल्ली खत्म कर देगा? और साथ ही साथ हमारा जो एजुकेशन है, क्या वो एआई को अपना पाएगा? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको अपना पाएगी? आपका एक बर्ड आई व्यू इन सारी चीजों पे कैसा है? हाँ, तो इसके तीन हिस्से हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। हम्म। पहला हिस्सा ये है कि एआई का रोल क्या रहेगा, हम्म। हाउ एआई विल फंक्शन फॉर इंडिया, कैसे हम हम्म। काम करेंगे। हम्म। वो क्या जॉब्स के लिए, मतलब लोगों में एम्प्लॉयमेंट देगा या एम्प्लॉयमेंट ले लेगा उनसे, क्या हम्म। होगा। और इफ आई एम नॉट मिसिंग, कैन यू प्लीज रिपीट वन मोर। वन वॉज एजुकेशन, क्या हम मैच कर पाएंगे हमारे एजुकेशन लेवल पे? हाँ हाँ। हाँ, एआई को हम कैसे कैसे ग्रो कर पाएंगे। हम्म। ओके। हम्म। तो एआई से पहले मैं आता हूँ दो चीजों। हम्म। ठीक है, एआई चूंकि अभी का कॉन्सेप्ट है, एक हिस्ट्री को हम पहले रेफर कर लेते हैं, फिर हम एआई पे भी आते हैं। हम्म। तो दो चीजें बहुत भारत में बहुत अच्छी हुई, हम्म। जिसने भारत के बोला जाए कि पूरे विश्व में भारत की, पूरे वर्ल्ड में भारत की जो छवि है उसको बहुत जबरदस्त तरीके से इम्प्रूव किया और भारत की शक्ति को बढ़ाया। या हम्म। दो की जगह मैं तीन चीजें बोलता हूँ, ठीक है। हम्म। सबसे पहला ऐसा हुआ कि भारत ने बोला कि हमें सुपर कंप्यूटर की जरूरत हम्म। है, और भारत ने सुपर कंप्यूटर के लिए वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखा। हम्म। बट वेस्टर्न कंट्रीज ने वो सुपर कंप्यूटर भारत को दिया नहीं, हम्म। और भारत ने वो अपना सुपर कंप्यूटर परम जो है वो स्वयं से बना लिया, खुद से बना लिया। तो हम्म। हमारा खुद का डेवलप किया हुआ सुपर कंप्यूटर हमारे पास, हम्म। ये हमारी ताकत है कि हम बना सकते हैं। करेक्ट। ठीक है, हमने पहले कोशिश की कि हम कहीं से ले लेते हैं, हम्म। वी विल बाय, हम्म। बट जब हमें नहीं मिला तो हम रुके नहीं, हमने बना लिया, हम्म। पहली चीज। सेकेंड हुआ क्रायोजेनिक इंजन के लिए। हम्म। क्रायोजेनिक इंजन जो है वो जो हमारा रॉकेट्स जो हम पीएसएलवी जो हम भेजते हैं, चंद्रयान, मंगल मिशन, ये सारे जो सक्सेस हुए उसके पीछे का एक रॉकेट भेजने के लिए हमें क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत होती है। ओके। और वो क्रायोजेनिक इंजन जो है वो हमारे पास नहीं था। हमने फिर से मांगा लोगों से, लोगों ने हमें देने से मना कर दिया। हम्म। हमने मेहनत की, हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया। वो सारी स्टोरी हम जानते हैं कि हम्म। हमारा कैसे इसरो बना, कैसे विक्रम साराभाई ने इसके पीछे मेहनत की, होमी जहांगीर भाभा का इसमें कंट्रीब्यूशन था, विक्रम साराभाई का इसमें कंट्रीब्यूशन था, और बहुत लोगों ने मेहनत की। इवन हमारे जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, उनका इसमें काफी बड़ा योगदान था, और अभी तक के सारे वैज्ञानिक सबने बहुत लगन और मेहनत से काम किया और अपने आप को डेवलप किया। और आज हमने सक्सेसफुल मिशंस किए हैं, और वर्ल्ड में भारत जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर के तौर पे अब काम कर रहा है, जिसमें हम काफी सारे देशों के जो है हम्म। उपग्रहों को, सैटेलाइट्स को हम यहाँ से भेजते हैं, भेजते भारत से भेजते हैं। तो ये हम अब कर पा रहे हैं। हैं। अ, तीसरा चीज अगर आप देखोगे कि दो चीजें हो गई, एक तो सुपर कंप्यूटर, उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन। तो ये दो चीजें हमने डेवलप की। अब इसके बाद में जब हमें एआई की बात आती है, तो एआई पे अभी लोग हमें बोलते हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं लोगों को, हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। हम्म। हमें लगता है कि हमें एआई की जितनी जरूरत है, जिस टेक्नोलॉजी की जिसकी जितनी जरूरत है, उतना हम उसे यूज कर रहे हैं, या हम्म। हम उस गति से उसे यूज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, हमारे देश का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? पीपल। पीपल। वी हैव द बेस्ट पीपल, एंड वी हैव द वेराइटी ऑफ द पीपल, एंड वी हैव द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। तो हम्म। हमारे पास तीन अलग अलग चीजें हैं, बेस्ट पीपल है, वेराइटी ऑफ पीपल है, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स है। तो हम्म। हमारे पास ये जो लोग हैं, हमें इन लोगों के साथ में हमारी टेक्नोलॉजी को ऐसे फंक्शन करना है कि लोगों के पास काम भी रहे। हम्म। क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो लोगों के पास टीम। पैसा नहीं जाएगा, पैसा नहीं जाएगा तो हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती। तो हम्म। लोग कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि जो लोग पहले काउंसलिंग करते थे, अब नाउ काउंसलिंग इज हैपनिंग ऑन द मोबाइल्स, टाइम। एआई टूल्स के माध्यम से हो रही है। ठीक है। लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे एआई को यूज कर रहे हैं, डेटा वहां पे डाल रहे हैं,
वो डेटा को वो रीड करता है, वो डेटा से वहां पे वो अपना इंटेलिजेंस यूज करके एक वहां पे कंक्लूजन देता है। तो ये चीजें हो रही हैं, लेकिन इसके साथ में हमें लोगों की जरूरत तो पड़ेगी। हम्म ही लोग हैं जो उसको फीड देंगे, तो हम्म वो लोगों की जरूरत है वहां पे। करेक्ट। दूसरा चीज होता है कि कुछ चीजें हैं जहां से हम लोगों को हटाना पॉसिबल नहीं है, कम करना पॉसिबल है। तो हम्म। काम बढ़ेगा, काम बढ़ने के साथ में एआई का यूज बढ़ेगा, तकनीक का यूज बढ़ेगा, और तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो हम्म सही दिशा में जाएगी। पहले लोग यही बोलते थे कि कंप्यूटर आ जाएंगे तो लोगों लोग के जॉब जॉब्स चले चले जाएंगे। जाएंगे, बट रिप्लेस लेकिन कंप्यूटर आने से लोगों के जॉब नहीं गए, लोगों को जॉब और मिलेंगे, मिले। काम और बढ़ गया, है ना, हम्म लोग और एंगेज हुए। तो हम्म एआई भी जो है ये तकनीक है, ये जॉब लेगा नहीं, ये जॉब देगा। के इट विल जाए। बिकम अ जॉब क्रिएटर। हम्म तो एआई से डरने की जरूरत नहीं है, हम्म एआई हमें हेल्प करेगा। हाँ, हम्म हम थोड़े स्लो दिख रहे होंगे एआई में, अगर हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। कुछ हम्म देश जो है काफी आगे निकल गए हैं, बट हम करेक्ट। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम हमारी स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं। हम्म और मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट भी इस मामले में बहुत सेंसिटिव है, वो देख रही है, हम्म और वो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर करेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। हम्म और सर्टेनली वी विल ग्रो इन द एआई फील्ड। सॉलिड, यस, वी होप वी गेट देयर डेफिनेटली। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो रैपिड फायर राउंड है, आपको सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना है, ओके? लीडरशिप माने क्या, मींस? लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनरशिप, सक्सेस मींस? डिलीवरिंग, डिलीवर पैट्रोटिज्म। करना। पैट्रोटिज्म मींस? पेट्रोटिज्म मीन्स राष्ट्र को मां मानना। वन हैबिट एवरी यंगस्टर शुड बिल्ड। एक आदत जो हर यंग इंसान को सीखना चाहिए। डिसिप्लिन। एक बुक जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। भारत का इतिहास। एक एक भारतीय जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। अ, प्रभु रामचंद्र। एक ऐसा एडवाइस जो आप अपने 20 ईयर ओल्ड सेल्फ को देना चाहें, जब आप 20 साल के थे, उसको जो एडवाइस देना चाहें। नेवर लूज द होप, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, एंड बी हेल्दी, बी डिसिप्लिन। हम्म थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा जो आज का जो पॉडकास्ट है ये क्लोज करेंगे, बट एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि अगर कोई 18 साल का यंगस्टर इस पॉडकास्ट को देख रहा हो और वो जनरली अपने देश के लिए राष्ट्र निर्माण में कुछ करना चाहता है, तो वो कल उठकर कौन सी वो 5 चीजें करे जो राष्ट्र निर्माण को के लिए जरूरी है? सबसे पहले, अगर कोई 18 साल का यंगस्टर अगर इस पॉडकास्ट को देख रहा है और वो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है, सबसे पहली उसकी जवाबदारी है कि वो खुद को हेल्दी बनाए, खुद को स्वस्थ रखे। और हेल्दी बनाए का मतलब ये है कि वो सुबह उठे, सुबह उठे या जब भी उसको, जब सूटेबल टाइम है, वो देखे और वो उसको अपने आप को, बॉडी को फिट रखे, सबसे पहला। दूसरा, डिसिप्लिन। तीसरा, हम रूल्स को फॉलो करें। छोटी छोटी बातें हैं, बट वो छोटी बातें जब हम एक साथ करते हैं तो हम उसको अ, उसका एक बड़ा इफेक्ट दिखता है हमें आसपास में, हमारी कंट्री की एक अलग छवि बनती है राष्ट्र की। 3 बातें हो गई। चौथी बात, ही ही नीड टू कंट्रीब्यूट, उसके कंट्रीब्यूट करना है कि हाउ ही इज कंट्रीब्यूटिंग, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, जो भी वो करता है वो 100% करे। सपोज एक बिजनेसमैन है, तो वो बिजनेस जब कर रहा है तो देश को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। एक व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है, नौकरी से पैसा कमा रहा है, तो वो उस पैसे को खर्चा करेगा, तो वो हमारी मनी रोटेशन में जाता है, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा सर्टेनली। जो कर रहा है वो बेहतर करे। और अ, सबसे पहला, मतलब सब, फिफ्थ जो पॉइंट है, हम जो भी करते हैं उसमें हम राष्ट्र को प्रथम रखें, हमारे देश को पहला रखें।
हम देश के लिए कर रहे हैं, ये सोच के करें। तो हमारी सब चीजें जो है, बिना देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को, सोल्जर सर्टेनली, सोल्जर्स आर वेरी रिस्पेक्टफुल, दे हम्म। आर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइव्स ऑल्सो समटाइम्स फॉर हम्म। अवर कंट्री, वो बहुत रिस्पेक्टफुल है और हम्म। वो हमारे देश के लिए करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। बट एक आम आदमी भी, एक आम नागरिक भी अगर इन चार बातों को पूरी तरीके से करता है और ये सोचता है कि मैं राष्ट्र के लिए कर रहा हूं ये, हम्म। तो ये सोचकर करने वाला व्यक्ति भी उतना ही बड़ा देश। तो इतना ही एक 18 साल के लड़के से या किसी से भी मैं चाहूंगा कि हम्म। वो सुबह उठ के इन 5 चीजों के बारे में सोचे हम्म। और वो ये चीज डिलीवर करे। थैंक यू सो मच आलोक जी फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जो हम बिल्कुल अपने साथ लेके जाएंगे। और ऐसे ही पॉडकास्ट को देखने के लिए पीनिया शाला को सब्सक्राइब कीजिए। आज के हमारे गेस्ट थे आलोक जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू विनोद जी। थैंक्स, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके।